हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस पॉइंट @ पे एक बार फिर से महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है भारतीय संविधान, उस पे आपका स्वागत करता हूं। भारतीय संविधान से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं, जो महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकते हैं, उस पे हमारा डिस्कशन चल रहा है। इससे पहले भी हम लोगों ने भारतीय संविधान से संबंधित काफ़ी टॉपिकों में डिस्कशन कर रखा है और उससे संबंधित MCQ क्वेश्चन को भी देखा है। अगर आप ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं, उससे संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिकों को समझना और पढ़ना चाहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने काफ़ी टॉपिकों पर डिस्कशन कर रखा है दोस्तों। तो फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। जिस तरह से बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, ठीक उसी तरह से अगर आप छोटे छोटे कदम आप लेकर चलेंगे दोस्तों, संघर्ष से पीछे नहीं भागना है और मेहनत से पीछे नहीं भागना है। अगर आप संघर्ष करते रहेंगे तो एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी दोस्तों, क्योंकि जब तक सफलता ना मिले तब तक नींद चैन को त्याग तू, जब तक सफलता ना मिले नींद चैन को त्याग तू, संघर्ष का मैदान छोड़कर यूं ना भाग तू, यूं ही किए बिना हाहाकार नहीं होती, यूं ही किए बिना हाहाकार नहीं होती, संघर्ष करने वाले की कभी हार नहीं होती, यूं ही संघर्ष से पीछे नहीं भागना है दोस्तों। बात समझ आ रही है? कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होगी। अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी दोस्तों। मेरे इस पॉइंट पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि सफलता जब तक ना मिले जब तक सफलता ना मिले नींद चैन को त्याग तू, संघर्ष का मैदान छोड़कर यूं ना भाग तू, संघर्ष का मैदान छोड़कर यूं ना भाग तू, यूं ही किए बिना हाहाकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो प्यारे दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत जो हमारा आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित। चलिए आइए डिस्कशन करते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल है ना दोस्तों, क्या है? राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो संविधान के अनुच्छेद 56 के 1 के अंतर्गत ये कहा गया है कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। इस अवधि से पहले भी राष्ट्रपति क्या है कि अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। यानी अगर उसके मन में आता है त्यागपत्र देने का, तो इस अवधि से पहले भी वो क्या कर सकता है? अपना त्यागपत्र दे सकता है। यदि संविधान का उल्लंघन करता है, क्या है? यदि राष्ट्रपति जो है संविधान का उल्लंघन करता है तो उसे महाभियोग द्वारा पद से हटाया भी जा सकता है और राष्ट्रपति को पुनः चुनाव में भाग लेने का भी अधिकार होता है। बस समझिए दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद जो 56 है उसके के अनुसार ये बात कही गई है कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होगा और इस अवधि से पहले राष्ट्रपति अगर चाहे तो अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। यदि वह संविधान का उल्लंघन करता है तो उसे महाभियोग के द्वारा हटाया भी जा सकता है और राष्ट्रपति को पुनः चुनाव में भाग लेने का अधिकार भी होता है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते के बारे में। सन 2018 में तीनों सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर, तो तीनों सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। तो भारत के राष्ट्रपति का वेतन पहले प्यारे दोस्तों 1.5 लाख रुपए था। कितना था? 1.5 लाख रुपए प्रतिमाह उसकी सैलरी थी। तो अब भारत के राष्ट्रपति का वेतन 1.5 लाख प्रतिमाह से संशोधित करके 5 लाख रुपए प्रतिमाह कर दिया गया था। किसका वेतन? भारत के राष्ट्रपति का वेतन। कब किया गया था? तो 2018 में किया गया था। किसने किया था? तो पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में इस बढ़ोतरी की क्या की थी? घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि भारत के राष्ट्रपति के वेतन में आखिरी बार संशोधन कब किया गया था? तो 2006 में। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि भारत के राष्ट्रपति के वेतन में आखिरी बार संशोधन कब किया गया था? तो 2006। अभी तो 2018 में किया गया और उससे पहले कब किया गया था? तो 2006 में किया गया था दोस्तों। 2018 से पहले कब किया गया था? तो 2006 में भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनके वेतन में क्या किया गया था? संशोधन किया गया था। और 2018 में जो संशोधन किया गया, उस संशोधन के अंतर्गत क्या बात कही गई कि जो भारत के राष्ट्रपति है उसका वेतन 1.5 लाख रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 5 लाख रुपए प्रतिमाह कर दिया जाए। अब बात आती है राष्ट्रपति की शक्तियाँ, है ना प्यारे दोस्तों, क्योंकि राष्ट्रपति का कार्य भी देखना है, राष्ट्रपति की शक्तियाँ भी देखना है। आगे देखते हैं। तो अनुच्छेद 77 के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका ये जो कार्यवाही है वो राष्ट्रपति के नाम से ही की जाएगी। बात सुनिए दोस्तों, राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ वो क्या है कि अनुच्छेद 77 के
अंतर्गत ये बात कही गई है कि भारत सरकार की जितनी समस्त कार्यपालिका है उनकी सभी कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से ही की जाएगी। अगला क्या है कि सभी नियुक्तियां राष्ट्रपति को अपने विवेक से नहीं मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार करनी होगी। बस समझ में आई कि जितनी भी नियुक्तियां हैं वो राष्ट्रपति अपने तरफ से नहीं कर सकता, बल्कि उसे मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर ही वो नियुक्ति करेगा। कुछ पदों के मामले में उसे भिन्न व्यक्तियों की सलाह लेनी पड़ती है। अगला प्रश्न क्या है, राष्ट्रपति देश की सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। उसे किसी देश के साथ युद्ध घोषित करने तथा शांति स्थापित करने की शक्ति दी गई है, किंतु यह शक्ति औपचारिक होती है ना दोस्तों। यानी राष्ट्रपति क्या होता है, देश का सर्वोच्च सेनापति होता है और उसे देश के साथ क्या होता है कि युद्ध घोषित करने तथा शांति स्थापित करने की भी शक्ति दी गई है, लेकिन ये शक्ति क्या है, एक औपचारिक तौर पर दी गई है। आगे चलते हैं। अब बात आती है दोस्तों, राष्ट्रपति संसद के समक्ष निम्नलिखित प्रतिवेदन कैसे प्रस्तुत कराएगा, है ना। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। पहला क्या है कि बजट या वार्षिक वित्त विवरण की अगर बात करेगा राष्ट्रपति तो अनुच्छेद 112 के तहत प्रतिवेदन प्रस्तुत कराएगा। ठीक है, अगर बजट की बात करें या फिर वार्षिक वित्त विवरण की तो अनुच्छेद 112 के तहत क्या करेगा, ये विवरण प्रस्तुत कराएगा। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रही है। अगला क्या है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन। अगर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन की बात करें तो अनुच्छेद 151 के अंतर्गत प्रतिवेदन प्रस्तुत कराएगा। दोस्तों यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसको अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा दोस्तों, क्योंकि इन टॉपिकों से आपके प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं और अक्सर प्रश्न गलत हो जाता है आते हुए भी। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन अनुच्छेद किसमें है, 151 के अंतर्गत है। अगला, वित्त आयोग की सिफारिश की अगर बात करें तो इसका प्रतिवेदन यानी सिफारिश का जो है, वित्त आयोग की सिफारिश की बात किसमें कही गई है, तो अनुच्छेद 281 में कही गई है। संघ लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन की बात करें तो इसका चर्चा या इसकी चर्चा किसमें की गई है, तो अनुच्छेद 323 में की गई है। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है। अगला क्या है, राष्ट्रपति अनुसूचित जाति आयोग का प्रतिवेदन, इसकी चर्चा की गई है अनुच्छेद 378 में दोस्तों। अगली बात क्या कही गई है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रतिवेदन किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है, तो यह अनुच्छेद का जिक्र किया गया है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रतिवेदन की जो चर्चा की गई है वो अनुच्छेद 378 के का में की गई है, या कह सकते हैं अनुच्छेद 378 के फर्स्ट में बात कही गई है। अगला क्या है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रतिवेदन की बात करें तो अनुच्छेद 340 के अंतर्गत इस पर चर्चा की गई है। अगला क्या है, अनुच्छेद 117 में उपबंध है कि कोई भी धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से ही संसद में पेश किया जाएगा, अन्यथा नहीं। बहुत ही अच्छी लाइन है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि अनुच्छेद 117 में उपबंध है कि कोई भी धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से ही संसद में पेश किया जाएगा, अन्यथा नहीं। देखिए दोस्तों, प्रश्न कैसे बनेगा कि कोई धन विधेयक है या नहीं, इस सिफारिश को संसद में पेश किया जाएगा, ये किस अनुच्छेद में है, तो ये है अनुच्छेद 117 के अंतर्गत दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में। तो राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति की बात की गई है वो अनुच्छेद 123 में की गई है। किसमें की गई दोस्तों, अनुच्छेद 123 में की गई है। तो पहला जो इसका महत्वपूर्ण बिंदु है वो क्या है कि अनुच्छेद 123 के अनुसार निर्देश जारी करने की निम्नलिखित परिस्थितियां होती हैं। ठीक है, क्या कही गई है, अनुच्छेद 123 के अनुसार निर्देश जारी करने की जो परिस्थितियां हैं वो निम्नलिखित हैं। कैसे, पहला देखते हैं, संसद के दोनों सदन अथवा एक सदन सत्र में ना हो, यानी कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति तभी लागू होगी जब संसद के दोनों सदन या एक सदन सत्र में ना हो। ठीक है, अगला क्या है, यदि राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो कि विधि के निर्माण की तत्काल आवश्यकता है। ठीक है, यानी कि जब ऐसा राष्ट्रपति को लगे कि विधि के निर्माण की तुरंत आवश्यकता है तो भी वो अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला क्या बात कही गई है कि सरकार के समक्ष आकस्मिक स्थिति विद्यमान हो तो भी राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति उसको प्राप्त है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत, और वो अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला देखते हैं, तो राष्ट्रपति संघ सूची और समवर्ती सूची से संबंधित विषयों पर अध्यादेश जारी करता है। किस पे अध्यादेश जारी करता है, संघ सूची और समवर्ती सूची में। याद रखिएगा, प्रश्न बन सकता है कि राष्ट्रपति जो है वो किन विषयों से संबंधित
या कह लीजिए कि राष्ट्रपति किन विषयों से संबंधों पर अध्यादेश जारी करता है, तो संघ सूची और राज्य सूची से संबंधित। बात समझ में आ रही है। तो यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन या फिर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो तो राष्ट्रीय राज्य सूची पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है या फिर राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तो भी राष्ट्रपति क्या करेगा कि राज्य सूची पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है। किस कंडीशन में? जब राष्ट्रपति शासन लागू हो। बात आती है अध्यादेश की अवधि, यानी जो अध्यादेश जो जारी करेगा राष्ट्रपति वो कितने समय तक होगा ना प्यारे दोस्तों। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो अध्यादेश जो होता है वो संसद की बैठक होने पर दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। यानी जो अध्यादेश है राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है वो संसद की बैठक होने पर दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। यदि संसद के दोनों सदन अध्यादेश को पारित कर देते हैं तो अध्यादेश कानून का रूप ले लेता है। लेकिन यदि संसद द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो संसद की बैठक के 6 सप्ताह बाद ये अध्यादेश क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। बात समझिए दोस्तों, यानी कि अगर संसद द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है या कोई कार्य नहीं किया जाता है तो संसद की बैठक जब हो जाए तो उस तारीख से लेकर के 6 सप्ताह बाद तक अध्यादेश क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। 6 सप्ताह मतलब समझ रहे हैं? 6 सप्ताह का मतलब क्या होगा दोस्तों? 1 महीने में 4 सप्ताह होते हैं तो 2 सप्ताह और जोड़ लीजिए, है ना, 2 सप्ताह और जोड़ लीजिए। यदि संसद के दोनों सदनों की बैठक अलग अलग तिथि की बुलाई जाती है तो यह 6 सप्ताह वाली अवधि बाद वाली तिथि से गिनी जाएगी। यानी अगर संसद के दोनों सदनों की बैठक अलग अलग तारीख को बुलाई जाती है तो ये सप्ताह वाली जो है अवधि बाद वाली तिथि से गिनी, यानी सबसे लास्ट वाली जो होगी उससे गिनी जाएगी। अगला क्या है दोस्तों? यदि संसद के दोनों सदन अध्यादेश पर निर्नुमोदन कर देते हैं तो यह निर्धारित 6 सप्ताह की अवधि से पहले ही समाप्त हो जाएगा। यानी कि निरस्त कर देते हैं तो ये 6 सप्ताह से पहले ही समाप्त हो जाएगा। संसद के दोस्तों यहाँ छात्र लिखा है, ये बात समझ में आए प्यारे दोस्तों कि जो संसद के 2 सत्रों के बीच जो अधिकतम समय है वो 6 महीने का होना चाहिए एवं संसद के द्वारा अध्यादेश पर कार्यवाही न करने की स्थिति में अध्यादेश क्या हो जाएगा? प्रथम, यानी कि आदेश जो है वो प्रथम बैठक के 6 सप्ताह बाद क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। इसी तरह अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है? 6 महीने 6 सप्ताह की। बात समझ में आ रही है दोस्तों? आगे देखिए, अब बात आती है आपातकालीन शक्तियाँ, राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियाँ उसके बारे में। पहला क्या है कि आपात उपबंध भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित शक्तियाँ हैं। यानी आपात उपबंध से लेकर के आपात उपबंध को किस में रखा गया? भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 की बात की गई है। इसी बीच इसकी शक्तियाँ निर्धारित की गई हैं। कैसे? आइए देखते हैं। तो अनुच्छेद 352 में कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होने की संभावना है, तब भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा संकट में है तो वह संपूर्ण देश या किसी भाग में आपातकाल की घोषणा कर सकेगा। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 352 से आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह शब्द से विस्थापित किया गया है। यानी कि अशांति को क्या शब्द दिया गया है? सशस्त्र विद्रोह शब्द दिया गया है। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 356 के अंतर्गत यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र सफल हो जाता है, संवैधानिक तंत्र असफल हो जाता है तो राष्ट्रपति उस राज्य में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। दोस्तों यहाँ पे असफल होगा, कर लीजिएगा असफल। इसके लिए असफल दोस्तों क्या हो जाएगा? असफल। ठीक है, सफल नहीं होगा, असफल हो जाता है तो उद्घोषणा कर सकता है। इसके लिए राज्यपाल की रिपोर्ट या उसके बिना राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 360 की बात करें तो ये बताया गया है कि यदि राष्ट्रपति को ऐसा लग जाता है या ऐसा महसूस हो कि भारत या उसके किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व संकट में है तो ऐसी स्थिति में वह वित्त आपातकाल की भी घोषणा कर सकता है। अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है, याद रखिएगा। अब बात आती है राष्ट्रपति के क्षमादान शक्तियाँ। ठीक है दोस्तों, और राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्तियाँ उसका उल्लेख किसमें किया गया है? तो अनुच्छेद 72 में किया गया है, याद रखिएगा। तो पहला क्या आता है? लघुकरण। लघुकरण के बारे में समझ लेते हैं। किसी कठोर प्रकृति के दंड के स्थान पर हल्की प्रकृति के दंड दिया जाना, जैसे
कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदल देना। लघुकरण का जो शक्तियाँ हैं उसके अंतर्गत क्या बात कही गई है कि अगर बहुत कठोर प्रकार का दंड दिया गया है तो उसके स्थान पर उसको चेंज करके, उसको परिवर्तित करके हल्की प्रकृति का दंड दिया जाएगा। जैसे किसी व्यक्ति को अगर कठोर कारावास दिया गया है तो उसे साधारण कारावास में बदल दिया जाएगा। अगला क्या है, परिहार। परिहार का अर्थ होता है कि दंड के आदेश की प्रकृति बदले बिना दंड की मात्रा को कम कर देना। जैसे मान लीजिए 10 वर्ष की है तो उसे 5 वर्ष कर दिया जाए। जैसे इसमें दिया है कि 5 वर्ष के कठोर को क्या करें, कम करके 2 वर्ष के कठोर कारावास में परिवर्तित कर देना। बस समझ आ रही है कि 5 वर्ष के कठोर कारावास, दोस्तों ये कारावास होगा, गलत टाइप है, कारावास को कम करके 2 वर्ष के कठोर कारावास में परिवर्तित कर देना। बात समझ में आ रही है दोस्तों, आगे चलो। अगला आता है विराम। विराम का क्या अर्थ होता है कि दंड पाए हुए व्यक्ति की विशिष्ट अवस्था के कारण उसके दंड की कठोरता को कम करना। जैसे मान लीजिए कि कोई गर्भवती स्त्री है ना, तो गर्भवती स्त्री की मृत्यु को क्या करेंगे, आजीवन कारावास में बदल देना है, ठीक है ना। यानी कि अगर उसे फांसी का दंड दिया गया है तो उसे आजीवन कारावास में बदल दिया जाएगा, उसे मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा। अगला है प्रतिलंबन। इसका अर्थ होता है कि मृत्यु दंड को अस्थायी तौर पर निलंबित कर देना, यानी कि अगर किसी को मृत्यु दंड दिया गया है तो उसे रोक देना। अगला क्या है, क्षमा। क्षमा का अर्थ होता है कि अपराधी को दंड या दंडादेश से पूरी तरह से आज़ाद कर दिया गया है, उसे स्वतंत्र कर दिया गया है, उसे रिहाई मिल गई है। अब देखते हैं राष्ट्रपति की अन्य शक्तियाँ। तो प्यारे दोस्तों, अनुच्छेद 77 के भाग 3 के अंतर्गत, यानी 77 के अंदर भी तो पार्ट होते हैं, का होता है, खा होता है, ठीक उसी तरह गा के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए मंत्रियों को उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। बात समझ आ रही है दोस्तों। अनुच्छेद 77(3) के अंतर्गत ये बात कही गई है कि जो राष्ट्रपति है वो भारत सरकार के कार्य को अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए वो क्या करेगा, मंत्रियों को उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा, ठीक है। अगला है अनुच्छेद 239 के तहत संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में नियम बनाने की शक्ति उसे प्राप्त है। अनुच्छेद किसमें, संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित अगर कोई नियम बनाना है तो उसकी शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। ये किस अनुच्छेद में है, 239 में। अगला है दोस्तों अनुच्छेद 341 एवं 342 के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के रूप में विभिन्न सामाजिक समूह को पहचान देना तथा उन्हें शामिल करने की शक्ति भी उसे प्राप्त है। अगला क्या है, अनुच्छेद 339 की बात करें तो अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है, ठीक है। अगर बात करें अनुच्छेद 341 और 342 की, तो 341 में अनुसूचित जाति, 342 में अनुसूचित जनजाति के जो समूह हैं उनको पहचान देने और उन्हें शामिल करने की शक्ति दी गई है। अगर 339 की बात करें अनुच्छेद की, तो उसमें अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित जो भी नियम बनाने की शक्ति है वो राष्ट्रपति को प्राप्त है। अब देखते हैं राष्ट्रपति की वीटो या निषेधाधिकार शक्ति। बात में राष्ट्रपति की वीटो या निषेधाधिकार शक्ति। पहला क्या है उसके पास, अत्यंतिक वीटो। ऐसा वीटो जो विधायिका द्वारा पारित विधेयक को पूरी तरह खारिज कर सकता है, यानी उसके पास एक ऐसी वीटो शक्ति प्राप्त है कि अगर विधायिका के द्वारा कोई विधेयक पारित है तो वो उसे पूरी तरह खारिज भी कर सकता है। अगला क्या है दोस्तों, विशेषित वीटो। ऐसी वीटो शक्ति जिसे एक विशेष बहुमत से विधायिका के द्वारा खारिज किया जा सकता है। भारतीय राष्ट्रपति के पास ऐसी वीटो शक्ति नहीं है, ठीक है। ऐसी वीटो शक्ति जिसे एक विशेष बहुमत से अगर विधायिका के द्वारा क्या किया, खारिज किया जाए तो राष्ट्रपति उसमें कुछ नहीं कर सकता है। अगला है निलंबनकारी वीटो। कार्यपालिका के प्रमुख द्वारा किए गए वीटो को विधायिका पुनर्विचार करके साधारण बहुमत से पूरे पारित करके खारिज कर सकती है, ठीक है। यानी उसके बाद निलंबनकारी वीटो शक्ति भी है कि कार्यपालिका क्या करेगी कि जो कार्यपालिका के द्वारा वीटो को विधायक पुनर्विचार करके द्वारा किए गए जो वीटो है उसको विधायिका क्या करेगी, पुनर्विचार करके साधारण बहुमत से पुनः पारित करके खारिज कर सकती है या पूरे पारित करके खारिज कर सकती है। जेबी वीटो क्या होता है, तो कार्यपालिका के प्रमुख के द्वारा विधायक पर स्वीकृति देने के बजाय उसे अपने पास पड़े रहने देना। किसी विधेयक की बात की 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम पर राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने क्या किया था, इस वीटो का प्रयोग किया था। अगर पूछा जाए कि जेबी वीटो है ना कि सबसे पहले राष्ट्रपति ने वीटो का प्रयोग कब किया था, तो 1986 में किया था। किस वजह से किया था, तो भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम पर किया था। किसने किया था, तो ज्ञानी जैल सिंह ने किया था।
बात समझ में आ रही है। अब बात आती है राष्ट्रपति पर महाभियोग की। तो प्यारे दोस्तों, इसको समझिएगा। संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 61 में ये बात कही गई है कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन करने पर उस महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। दोस्तों, इसमें चढ़ाई लिखा हटाया जा सकता है। अगला क्या है, संसद के किसी भी सदन में यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। यह प्रस्ताव सदन की कुल जो प्रस्ताव है वो सदन की कुल संख्या की 1/4 सदस्यों से समर्थित होगा, यानी कि जो 1/4 सदस्य होंगे उनका हिस्सा अगर इनके समर्थन में है तो इस प्रस्ताव के रखे जाने की 14 दिनों बाद उस पर विचार आरंभ होगा। ठीक है, यानी कि अगर जितने कुल सदस्य हैं उनका 1/4 सदस्य अगर इस विधेयक पर क्या करते हैं, प्रस्ताव को समर्थन देते हैं, तो प्रस्ताव के रखे जाने की 14 दिन बाद उस पर विचार शुरू होगा। अगला क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के 14 दिन पहले नोटिस देना होगा। यदि यह प्रस्ताव सदन की कुल संख्या के 2/3 सदस्यों से स्वीकृत हो जाता है तो दूसरे सदन में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। यदि दोनों सदन का प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित कर दे तो उसी दिन राष्ट्रपति अपने पद से मुक्त हो जाएगा और राष्ट्रपति को अपने बचाव का अवसर भी देना आवश्यक है। यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना है तो उससे पहले क्या होगा, 14 दिन पहले, महाभियोग चलाने के 14 दिन पहले उसे इसका नोटिस दी जाएगी, इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। यदि वह जो प्रस्ताव रखा गया है सदन की कुल संख्या का 2/3 सदस्यों के उसमें क्या समर्थन मिल जाता है, स्वीकृति मिल जाती है, तो ठीक इसी प्रकार दूसरे सदन में भी इतनी ही बहुमत से अगर उसे पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को उसी दिन क्या करना पड़ता है, अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है, उसे उसके पद से मुक्त माना जाएगा। तो और राष्ट्रपति को अपने बचाव के अवसर में भी अवसर देना आवश्यक है कि अगर राष्ट्रपति क्या है अपने बचाव में अपना पक्ष रख सकता है। अगला क्या है, उपराष्ट्रपति के बारे में देखते हैं। तो प्यारे दोस्तों, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है, पादेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा की कार्रवाइयों की अध्यक्षता भी करता है। उसे निर्णय मत देने का भी अधिकार है। हालांकि वह सदन का सदस्य नहीं होता, लेकिन अधिकार देने का उसे यानी मत देने का अधिकार है उसको। ठीक है, उपराष्ट्रपति क्या होता है, राज्यसभा का पादेन सभापति होता है। अगली बात क्या कही गई है कि उपराष्ट्रपति आकस्मिक स्थितियों में या फिर राष्ट्रपति की मृत्यु पर, त्याग पर, पद से हटाए जाने पर, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति पद का दायित्व उपराष्ट्रपति निभा सकता है और इस दौरान उसे राष्ट्रपति को जितनी भी उपलब्धियां दी जाती हैं यानी लाभ दिया जाता है वो सब उसे प्राप्त होगा। आगे देखते हैं। अब बात आती है दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपतियों की सूची। पहला है उपराष्ट्रपति, उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और निर्वाचन वर्ष की वो किस वर्ष में उपराष्ट्रपति बने थे। तो सबसे पहले उपराष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये कौन थे, तो ये निर्विरोध चुने गए थे, दार्शनिक थे और इन्हें कब चुना गया था, तो 1952 में चुना गया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात करें तो ये कौन थे, पूर्व राजनयिक थे और इनका जो निर्वाचन हुआ था वो हुआ था 1962 में। अगला क्या है, वीवी गिरी। वीवी गिरी जब उपराष्ट्रपति जो थे वो पहले क्या थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति भी थे। ठीक है, मतलब क्या थे, उपराष्ट्रपति भी थे और राष्ट्रपति भी चुने गए थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति। और इनका जो निर्वाचन हुआ था वो हुआ था 1967 में, याद रखिएगा। अगला है जीएस पाठक। ये पूर्व कानून मंत्री थे और इनका जो निर्वाचन हुआ था ये हुआ था 1969 में। अब बीडी जत्ती की बात करें तो ये कार्यवाहक राष्ट्रपति भी थे। इनका जो चुनाव हुआ था, जो निर्वाचन हुआ था वो 1974 में हुआ था दोस्तों, याद रखिए। अगली बात करें तो आर वेंकटरमन संविधान सभा के सदस्य थे। इनका जो निर्वाचन हुआ था 1984 में हुआ था। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की बात करें तो निर्विरोध चुने गए थे 1987 में। के आर नारायणन की बात करें तो पूर्व राजनयिक थे ये और 1992 में इनका निर्वाचन किया गया था। कृष्णकांत की बात करें तो ये भी उपराष्ट्रपति थे। कार्यकाल के दौरान इनकी निधन हो गया था, इनकी मृत्यु हो गई थी और ये चुने गए थे 1997 में। बीएस शेखावत की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री थे और 2002 में इनका निर्वाचन हुआ था उपराष्ट्रपति के पद पर। मोहम्मद हामिद अंसारी की बात करें तो ये पूर्व राजनयिक थे और वर्ष 2007 में इनका निर्वाचन हुआ था। वेंकट नायडू की बात करें तो पूर्व शहरी विकास मंत्री थे, 2017 में इनका निर्वाचन किया गया। आगे बात आती है दोस्तों जगदीप धनखड़ की। तो ये भारतीय राजनीतिक थे, 2022 में इनका सिलेक्शन हुआ था, इनका निर्वाचन हुआ था। श्री सीपी राधाकृष्णन की बात करें तो ये पूर्व सांसद थे और इन्हें अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति चुना गया है 2025 में, याद रखिएगा। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है, तो श्री सीपी राधाकृष्णन है। निर्वाचन से संबंधित जो योग्यताएं हो सकती हैं उसके बारे में भी देख लेते हैं।
निर्वाचन संबंधी योग्यताएं। तो संविधान के अनुच्छेद 66(3) में उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचन के लिए निम्न और अर्हताओं को पूरा करना आवश्यक है। यानी कि जो निर्वाचन से संबंधित योग्यताएं उसका उल्लेख अनुच्छेद 66 के 3 में किया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित। राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करें तो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए दोस्तों, 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। उसमें राज्यसभा के सदस्य बनने की सभी योग्यताएं होनी चाहिए। वह किसी राज्य स्थानीय संस्था यानी कोई संस्था है गवर्नमेंटेड, उस लाभ पर वो नियुक्त नहीं होना चाहिए, यानी उस लाभ का पद वो धारण ना किया हो तब वो निर्वाचित हो सकता है। चुनाव प्रक्रिया की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 66(1) के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य निर्वाचित सदस्य एवं मनोनीत अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति के द्वारा, यानी जो निर्वाचित सदस्य हैं एवं मनोनीत अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। और यह चुनाव गुप्त मतदान द्वारा होता है, यानी कि गुप्त मतदान होता है, यानी कि आपस में ही वो मतदान कर लेते हैं। ठीक है, इसमें मतलब जनता द्वारा नहीं किया जाता है। इसमें अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली तथा एकल संक्रमण मत पद्धति का भी उपयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में बात करें तो उपराष्ट्रपति का चुनाव सिर्फ संसद सदस्य करते हैं। कोई भी व्यक्ति एक बार से अधिक उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है। अब बात करें दोस्तों उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की, तो 5 वर्ष का होता है। यदि राज्यसभा अपने कुल सदस्यों के बहुमत से उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पास कर देती है तो लोकसभा भी इसे अपनी स्वीकृति दे दे, तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देना होता है और ऐसे प्रस्ताव के लिए 14 दिन के पहले उसे नोटिस देना आवश्यक होता है। यानी कि उपराष्ट्रपति का समय काल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। और अगर राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य ऐसे स्वीकृति दे देते हैं हटाने के प्रस्ताव के बारे में तो उसे अपना पद त्यागना होगा, लेकिन ऐसा उसे 14 दिन पहले उसे नोटिस देनी होगी। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूं दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि हर सेशन की तरह आज का सेशन आपको पसंद आएगा। इसी तरह से मेहनत करते रहिए। अपनी सफलता को पाने के लिए कड़ी संघर्ष के साथ मेहनत करना है दोस्तों, क्योंकि संघर्ष इस सफलता का असली कुंजी है। वो कहते हैं ना दोस्तों कि स्ट्रगल इज़ द की ऑफ सक्सेस। तो हमारी और आपकी मुलाकात एक बार फिर से महत्वपूर्ण टॉपिकों पर होगी दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद। विश यू ऑल द बेस्ट।